हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2021 में जो रीट का पेपर हुआ था उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया था पहला, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी एसआई मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। तो पास्कल है वो दाब का मात्रक होता है, तो दाब इसका आंसर होगा। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है एसआई मात्रक, और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका आंसर होगा दाब। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। कौन सी विधि है ऊष्मा संचरण की जिसमें सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। एक होती है चालन विधि, दूसरी होती है संवहन विधि और तीसरी होती है विकिरण विधि। जो चालन विधि होती है इसमें माध्यम के कण होते हैं वो गति नहीं करते हैं। जैसे ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, जैसे ये चम्मच है, तो चम्मच एक साइड से गर्म कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे दूसरी साइड से भी गर्म होने लगता है। यानी जो ठोस होते हैं ठोसों में किसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो चालन विधि के द्वारा होता है। यानी इसमें एक कण गर्म हो गया तो वो अगले कण को गर्म कर देता है, तो इस प्रकार ये गर्म होती रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं। ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि है संवहन विधि। संवहन विधि के एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे ये पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पात्र को जब गर्म करते हैं तो जो नीचे के अणु होते हैं वो सबसे पहले गर्म होते हैं। तो ये गर्म होने के कारण हल्के हो जाते हैं, तो हल्के होकर कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। और जो ठंडा जल था ऊपर वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है और जल गर्म हो जाता है। यानी इसमें कणों का स्थानांतरण हो रहा है। जबकि तीसरी विधि है विकिरण विधि। इसमें न तो कणों का स्थानांतरण होता है और ना ही जो माध्यम होता है वो गर्म होता है। यानी इसमें किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक कौन सी विधि के माध्यम से पहुंचता है, तो वो विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में जो रीट का जो पिछले पेपर हमने सॉल्यूशन किए हैं उनमें हर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी गई है। ये 60 डिग्री पर 2 समतल दर्पण रखे गए हैं, इनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, यानी जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी। तो प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या जैसे n है वो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री बटे थीटा। यानी आपको थीटा का मान कितना दे रखा है उसका भाग लगाना है 360 में। तो 360 यहाँ पर कितना डिग्री कोण दे रखा है, 60 डिग्री, तो 60 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर प्रतिबिंबों की संख्या आपको सम संख्या प्राप्त होती है तो उसमें से एक माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, यानी 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 5, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो विषम संख्या प्राप्त हो रही है, जैसे 7 प्राप्त हो रही है, तो उसका आंसर वही होगा, यानी 7 उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सम संख्या प्राप्त होने पर उसमें से एक माइनस करेंगे तो वो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की यानी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है, ये पूछा गया है। तो ध्वनि की तीव्रता है, ये कोई ध्वनि तरंग है, तरंग जा रही है, इसमें ये विस्थापन हो रहा है, अधिकतम विस्थापन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। यानी ध्वनि है वो कितनी लाउडली बोली जा रही है, तो ये आयाम होता है। ध्वनि की तीव्रता है ये किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है कि वस्तु है वो कितनी जोर से बोली जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक आपको पूछा जाए तो वो क्या होगा, डेसिबल होता है, डेसिबल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आवृत्ति पूछा जाए कि आवृत्ति है ये तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है। तारत्व का मतलब होता है कि ध्वनि कितनी पतली या मोटी है, तो वो तारत्व होता है। और तारत्व किस पर निर्भर करता है, तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपको पूछा गया था कि तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। जैसे ये अक्ष है और यहाँ पर क्या रखा गया है, अवतल दर्पण रखा गया है। अवतल दर्पण के जब पास में वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। लेकिन हमें पास में नहीं, यहाँ पर क्या है F और यहाँ पर C, वक्रता केंद्र पर रखा गया है यानी दूर रखा गया दर्पण से, तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है,
वास्तविक बनता है। जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र पर C पर रखा गया है। जब इस पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब है वो उल्टा प्राप्त होगा, और जो जितनी सेम साइज का, यानी जितना आपने बिंब रखा था उतना ही साइज का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है कि आभासी नहीं बनेगा, ये ऑप्शन गलत हो गए। वास्तविक बनेगा लेकिन वस्तु से छोटा नहीं बनेगा, वस्तु के साइज के बराबर होगा, तो वास्तविक होगा। और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है, और वस्तु के साइज के बराबर होगा। तो बी इसका आंसर होगा। फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह कौन सा है। फ्यूज तार का कार्य क्या होता है, जब गर्म होने पर वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो फ्यूज तार किस पर कार्य करता है, धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो सी इसका आंसर होगा, फ्यूज तार धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होगा। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है। पलायन वेग होता है वो न्यूनतम वेग होता है, जैसे कोई भी पिंड है वो पृथ्वी की सतह से हम दूर फेंक रहे हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र होता है या गुरुत्वीय वेग होता है, उसको पार कर जाता है और कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता, उसको क्या बोलते हैं, पलायन वेग कहते हैं। यानी इतनी तेजी से फेंका जाता है। तो उसका मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, ना कि घंटा होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर के डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपके। तो उस युक्ति को क्या बोलते हैं, स्कैनर कहा जाता है। स्कैनर कहा जाता है। स्कैनर क्या करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी पिक्चर है, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देता है और कंप्यूटर है वो अपनी मेमोरी में उसको सेव कर लेता है। तो ये पूछा गया उस युक्ति को क्या कहते हैं, तो स्कैनर कहते हैं। Sb किस तत्व का प्रतीक होता है। Sb किस तत्व का प्रतीक है। तो Sb किसका प्रतीक होता है, एंटीमनी का प्रतीक होता है। तो एंटीमनी इसका आंसर होगा। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो कितना होता है, 51 इसका एटॉमिक नंबर होता है। स्ट्रांसियम का प्रतीक क्या होता है, Sr होता है, Sr। और सेलेनियम का Se और टिन का Sn। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, इनमें से यौगिक कौन सा होता है। तो यौगिक वो पदार्थ होते हैं जिनमें दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा तत्व हैं, वो मिलकर आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। इनमें बात करें, हीरा है वो किसका अपरूप होता है, कार्बन का, यानी इसमें एक ही तत्व कार्बन प्रेजेंट है। ओजोन को किसे लिखते हैं, O3 से। तो ओजोन है, इसमें भी ऑक्सीजन का एक ही तत्व प्रेजेंट है। ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन का अपरूप होता है, इसमें भी एक कार्बन तत्व प्रेजेंट है। और जल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल यानी दो तत्व प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। जो अपरूप होते हैं वो कभी भी यौगिक का निर्माण नहीं करते, क्योंकि उनमें एक ही तत्व प्रेजेंट होता है। तो आपको यौगिक पूछा गया था, जल इसका आंसर होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका रासायनिक फॉर्मूला कैसे बनेगा। एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं, Al, इस पर +3 वैलेंसी होती है इसकी, और सल्फेट की SO4-2। तो जब इनको क्रॉस गुणा करते हैं, यानी ये Al जो यहाँ पर 2 दे रखा है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर Al2SO4 ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। यानी इनको क्रॉस गुणा करना है तो इससे क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो Al2SO4 का होल थ्राइस इसका आंसर होगा। ये सी ऑप्शन में दे रखा Al2SO4 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है। इनमें से सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है। तो गलनांक होता क्या है, गलनांक वह बिंदु होता है जब कोई ठोस है वो द्रव अवस्था में बदलने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। तो गलनांक है वो जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका मान हमेशा बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर पीरियोडिक टेबल में मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको गैलियम दे रखा है, इसके अलावा क्या दे रखे हैं, एंटीमनी, बिस्मिथ और आर्सेनिक दे रखे हैं। तो ये हो गए आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ,
ये सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट दे रखे हैं आपको। तो इसका गैलियम क्या कहाँ है, आपके लेफ्ट साइड में रह गया। तो लेफ्ट साइड में मेल्टिंग पॉइंट का मान कम होता है और राइट साइड में मेल्टिंग पॉइंट का मान ज़्यादा होता है। तो ये आर्सेनिक इनका भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन गैलियम की तुलना में इनका ज़्यादा होता है। तो सबसे कम पूछा गया है तो कौन सी धातु होगी, गैलियम धातु इसका आंसर होगा कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। क्षारीय माध्यम में फिनोप्थेलिन सूचक का रंग कैसा होता है। क्षारीय माध्यम में जब फिनोप्थेलिन होता है उसका कलर कैसा हो जाएगा। तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि PBP। जब फिनोप्थेलिन होता है, फिनोप्थेलिन उसका बेस में कलर कैसा होगा, पिंक हो जाएगा, पिंक। तो ये आपको याद रखना है PBP, यानी फिनोप्थेलिन बेस में पिंक कलर का हो जाता है और एसिड में है वो फिनोप्थेलिन कोई कलर नहीं देता है। तो पिंक इसका, गुलाबी इसका आंसर हो जाएगा। जो आपकी 2000 का नोट आया था उसका कलर भी कैसा था, पिंक कलर ही था, उसमें भी फिनोप्थेलिन डाई का यूज लिया गया था। एक होता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का स्वयं का कलर कैसा आता है, ऑरेंज रेड कलर होता है। तो जब मेथिल ऑरेंज है उसको एसिड में रखते हैं तो जो स्वयं का कलर है वही प्राप्त होगा। जब फिनोप्थेलिन को एसिड में रखा था तो उसमें कोई कलर नहीं था, और जब इसको मेथिल ऑरेंज को एसिड में रखते हैं तो कैसा कलर आएगा, जो स्वयं का कलर है यानी ऑरेंज रेड कलर आ जाएगा। जब इसको बेस में रखते हैं मेथिल ऑरेंज को, तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं BIY, बाय। तो बी से बेस में, BA से बेस में कैसा कलर होगा, येलो कलर हो जाएगा, येलो कलर। किसका, मेथिल ऑरेंज का। आपको फिनोप्थेलिन का पूछा गया था तो फिनोप्थेलिन का कैसा बेस में कैसा कलर होता है, गुलाबी कलर, पिंक कलर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल का बहुलक है। कौन सा संश्लेषित जो कृत्रिम रेशे होते हैं मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनमें से एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल से कौन सा बनेगा। तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल है उससे डेक्रोन का निर्माण होता है। डेक्रोन है वो एक सहबहुलक का एग्जाम्पल है, यानी इसमें जो जुड़ने वाली इकाइयाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है और टेरिप्थेलिक अम्ल दे रखा है, तो ये किसका, इससे कौन सा बहुलक बनता है, डेक्रोन बहुलक बनता है। वायरस जनित रोग कौन सा है, इनमें से वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जनित जो रोग हैं उनको आप हमारे जो वीडियो बने हैं उनसे आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो टाइफाइड क्या होता है, एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी कैसा है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है जो किससे के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। मलेरिया है ये कैसा है, प्रोटोजोआ जनित रोग है जो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। दस्त है ये भी क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। तो रेबीज क्या हो गया, वायरस जनित रोग है। जैसे रेखा हमें पीछे छोड़ गई तो रे से क्या हो गया, रेबीज क्या है, ये वायरस जनित रोग है। ये रेबीज रोग है, ये किसके द्वारा होता है, रेबडो वायरस के द्वारा होता है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट या खमीर किसका उदाहरण है। ईस्ट है वो किसका उदाहरण है, तो ईस्ट किसका उदाहरण है, कवक या फंजाई का उदाहरण है। किसका है, कवक या फंजाई का। ईस्ट को किस में काम में लेते हैं, जो शराब बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, उसमें भी काम में लिया जाता है। ईस्ट में कौन सा एंजाइम होता है, तो जाइमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है। इनमें से शीत आवास का पादप कौन सा है, तो हाइड्रीला है। ये कैसा है, जलीय पादप है, जलीय पादप। ये बांस है वो नमी वाले स्थान पर पाया जाता है। और नागफनी है ये कहाँ पर पाया जाता है, मरुस्थल में पाए जाने वाला पादप है। तो सोलडोनेला इसका आंसर होगा। ये कैसा है, शीत आवासीय पादप है, सोलडोनेला। अगला क्वेश्चन, एक साइड आपको रोग दे रखे हैं और दूसरी साइड रोग कारक का नाम है, तो आपको उनसे मिलान करना है। क्षय रोग, इसको क्या बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस रोग कहा जाता है। तो टीबी है वो किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी नाम ही दे रखा आपको तो इसे मिलान कर दो। टाइफाइड है वो किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, साल्मोनेला टाइफी। तो ये इससे मिलान हो जाएगा। कुकर खांसी, इसको क्या बोलते हैं, काली खांसी या पर्टुसिस कहा जाता है। जो डीपीटी का टीका होता है, डीपीटी का टीका, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटेनस होता है। तो पर्टुसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, कुकर खांसी। तो ये किसके द्वारा होता है, बोर्डेला पर्टुसिस के द्वारा। तो सी से सी मिल जाएगा। छोटी
छोटी माता, इसको क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। तो चिकन पॉक्स है वो किसके द्वारा होता है, छोटी चिकन पॉक्स में क्या आता है, सी आता है, और वेरिसेला जोस्टर ये इससे मिलान हो जाएगा, वेरिसेला जोस्टर में भी सी आता है। एक होता है बड़ी माता जिसे क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। तो स्मॉल पॉक्स है वो किसके द्वारा होता है, वेरिओला वायरस के द्वारा होता है, उसमें सी नहीं आता है, आपको इसे याद रख सकते हैं। तो पहले में कौन सा हो गया, डी हो गया, तो ए में डी सभी में दे रखा है। टाइफाइड, बी क्या है, साल्मोनेला टाइफी, बी में ए हो जाएगा, बी में ए, यानी इसमें भी है इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो कट गए। सी में कुकर खांसी, 3 में क्या है, सी है, 3 में सी, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, ये भी कट गया। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ए सी बी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए या मानव शरीर की सबसे बाहरी आंतरिक अंग कौन सा है वो पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, यकृत इसका आंसर होगा। तो सबसे बड़ी आंतरिक कोशिका पूछा जाए वो कौन सी होगी, थायराइड ग्लैंड होती है, वो सबसे बड़ी आंतरिक कोशिका है। अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि है, ये कहाँ पर पाई जाती है, किडनी पर पाई जाती है, एक जोड़ी होती है। और जो अग्नाशय ग्रंथि है इसके द्वारा एक अग्नाशय हार्मोन स्रावित किया जाता है, इंसुलिन। थाइमस है, ये कहाँ पर पाई जाती है, चेस्ट या छाती में पाई जाती है। तो आपको पूछा गया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मादा मानव में निषेचन स्थल कौन सा है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, जब शुक्राणु और अंडाणु है उनका आपस में फ्यूजन हो जाता है तो उसको ही क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो ये क्या है, ओवरी है, ओवरी वाला भाग है, यहाँ पर क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। ये अंडाणु कहाँ पर आते हैं, आपके फेलोपियन ट्यूब में आते हैं, और जो जेनेटिकल ऑर्गन है वहां से क्या आते हैं, स्पर्म आते हैं। तो स्पर्म और जो अंडाणु है इनका क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्यूजन होता है। तो कहाँ पर होता है फ्यूजन, फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो फेलोपियन ट्यूब है उसमें फ्यूजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर हो रही है, फेलोपियन ट्यूब में, जिसे अंडवाहिका अंडडक्ट भी कहा जाता है। तो सी इसका आंसर होगा फेलोपियन नलिका। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार है, हाइड्रा होता है हाइड्रा कैसा है, एक जलीय है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, यानी उसमें कौन से सेक्सुअल ऑर्गन है वो शामिल नहीं होते हैं। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ये हाइड्रा का डायग्राम है। तो हाइड्रा है, इसमें बड का निर्माण होता है, यानी यहाँ पर छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। तो ये अलग होकर एक अलग हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, मुकुलन विधि होती है। बड का निर्माण होता है जिससे अलग हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तप्त स्थल शब्द किसके द्वारा दिया गया, हॉटस्पॉट शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया। हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर जीवों की संख्या तो ज़्यादा होती है लेकिन उनमें रोग फैलने की ज़्यादा संकट होता है, यानी उनमें उनकी जान को ज़्यादा खतरा होता है। तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं। तो ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1988 में। 1988 में नॉर्मन मेयर्स के द्वारा हॉटस्पॉट शब्द दिया गया। हेकल के द्वारा प्लास्टिड की खोज की गई थी और टेंसले के द्वारा किसका नाम दिया गया था, इकोसिस्टम नाम दिया गया था। तो आपको किसका पूछा था, तप्त स्थल का, तो नॉर्मन मेयर्सन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उपयुक्त है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट जो हॉस्पिटल मेडिकल वगैरह होते हैं जिनसे जो अपशिष्ट प्राप्त होता है तो उसको कौन सी विधि से निस्तारण किया जाना चाहिए। उसका रिसाइकल नहीं होता, भूमि भराव ये भी नहीं होता है, जल का निस्तारण जल में भी नहीं फेंकते, भस्मीकरण यानी उनको जला देना चाहिए, यही एक प्रक्रिया होती है भस्मीकरण जो चिकित्सीय अपशिष्ट होता है उसको निस्तारण करने का। निम्नलिखित में से किसको भारत का बर्डमैन यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का बर्डमैन किसको कहते हैं, सलीम अली को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। तो आपको सलीम अली इसका आंसर ध्यान में रखना है। जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनको क्या कहते हैं, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जीरा का प्रमुख उत्पादन जिले कौन से। राजस्थान में जीरा का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा, तो जालौर, जोधपुर और बाड़मेर साइड में जीरे का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। फॉर्मिंग फेस और मैचुरेशन फेस है वो कौन से अंग कोशिकांग में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको तो क्या कहा जाता है,
कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। लाइसोसोम है, इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और लवक प्लास्टिड है, ये किस में पाया जाता है, जो पादप होते हैं उनमें पाया जाता है। तो गोल्जी काय है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें कौन से पाए जाते हैं, सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। ये गोल्जी काय का डायग्राम है। तो इसमें जो ऊपर की ओर वो भाग पाया जाता है, ये कैसा भाग है, शीर्ष भाग है। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और जो नीचे ये संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांस भाग कहते हैं। और ट्रांस भाग है, ये क्या कहलाता है, मैचुरेशन फेस कहलाता है। तो मैचुरेशन फेस और जो फॉर्मिंग फेस है वो कौन से कोशिकांग में प्रेजेंट हो गए, गोल्जी काय में। तो गोल्जी काय इसका आंसर होगा। वयस्क मनुष्य में ऊपरी जबड़े में उपस्थित 6 वर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। जो मोलर दांत होते हैं, मोलर दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में कितने टोटल दांत होते हैं, कितने, 32 होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इनको एक दंत सूत्र होता है 2 1 2 3, बट्टे में क्या लिख देंगे 2 1 2 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दांतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे ये ऊपरी जबड़ा है और ये आपका निचली जबड़ा है। तो ऊपरी जबड़े में आप संख्या निकालें, ये क्या है, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और ये मोलर। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आ गए, इंसाइजर की संख्या 4 आ गई और केनाइन की संख्या 2 हो गई। 2 × 2 प्री मोलर की संख्या 4 हो गई। और 3 × 6 मोलर की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ये एक जबड़े की बात हो रही है। तो टोटल कितने होंगे, जो इंसाइजर उनकी संख्या 8 होती है। और जो केनाइन है उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और प्री मोलर की संख्या भी 8 होती है। और जो मोलर होती है उन वो कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो आपको ऊपरी जबड़े में, एक जबड़े में पूछा गया है, तो एक जबड़े में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 इसका आंसर होगा। तो टोटल है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस दंत सूत्र को आप ध्यान में रख लो, आप दांतों की संख्या निकाल सकते हैं। धन्यवाद।